दोस्तों, आप सभी का सिविल सर्विस जोन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी में आज आपका टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। तो इंडिया का एक इंट्रो आज हम देंगे और ये टॉपिक आपके लिए ये क्लास आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो प्लीज़ आप लास्ट तक ये वीडियो में बने रहें। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय मतलब ये कि भारत की एक सामान्य इंफॉर्मेशन, और फिर इसकी हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। आगे के भी जो वीडियोस होंगे वो लगातार आपको मिलते चले जाएंगे। सामान्य परिचय में देखें भारत की जो स्थिति है, सबसे पहले तो हम इसके नाम से स्टार्ट करते हैं। भारत का नाम, हमारे देश का जो नाम है, सामान्यतः हम भारत को इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, भारतवर्ष भी कहा जाता है, और बहुत सारे नामों से हमारे देश का नाम लिया जाता है। अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में 2 शब्द आपको मिलेंगे, और वो जो 2 शब्द हैं वो है भारत और इंडिया। हिंदी में भारत, इंग्लिश में इंडिया। भारत हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, तो आपको पता होना चाहिए कि 1500 ईसा पूर्व में हमारे देश में आर्य आए। आर्यों के एक प्रतापी शासक, योग्य शासक, जिनका नाम था भरत, और भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा या भारतवर्ष कहा जाता है। दूसरा नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो है इंडिया। इंडिया शब्द है, तो जो इंडिया शब्द है ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में आपको मिलेगा, इंडिया। तो जो इंडिया, ये जो शब्द मिला, ये हमारे देश में आए थे यूनानी इन द सेंस ग्रीक के जो लोग थे, इंडो ग्रीक जिन्हें कहा जाता है, ये हमारे देश में आए, और इन्होंने हमारे देश में एक नदी बहती थी जिसका नाम था सिंधु नदी को इंडस कहा। क्या कहा? सिंधु नदी को इंडस कहा। और इस इंडस के आसपास बसने वाले लोगों के आधार पर हमारे देश को इंडिया नाम दिया गया। तो हमारे देश को जो इंडिया नाम दिया है वो किसने दिया है? यूनानियों ने दिया है। तो यूनानियों ने इंडिया कहा। आर्यों के शासक भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, और ये जो भारत और इंडिया ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में है, तो याद रहेगा आपको। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया शब्द से उल्लेखित किया गया है। प्राचीन काल में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप भी था, तो जम्बूद्वीप भी कहा जाता था भारत को, तो ये भी याद रखें, जम्बूद्वीप। आर्यों के आने की वजह से हमारे देश को आर्यव्रत भी कहा गया। क्या बोला गया? आर्यव्रत। इसके अलावा हमारे देश को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो हिंदुस्तान जो कहा जाता है, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तान जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन जो ईरानी आए थे, ईरानी जो हमारे देश में आए, ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, और उस नदी के आसपास बसने वाले लोगों के आधार पर इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो याद रहेगा, हिंदुस्तान नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो हिंदुस्तान नाम दिया गया है ईरानियों के द्वारा। इंडिया नाम दिया गया है यूनानियों के द्वारा। प्राचीन काल में हमारे देश को जम्बूद्वीप कहा जाता था। आर्यों के आने से हमारे देश का नाम पड़ा आर्यव्रत, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 शब्द हैं हमारे देश के लिए। हिंदी में है भारत और इंग्लिश में मिलेगा आपको इंडिया। क्लियर? आर्टिकल 1, तो आप ये याद रखिए। तो ये तो हमारे देश का नाम हो गया। अब हम बात करें हमारे देश के आकार की। अगर आप देश का आकार अगर देखेंगे, आकृति अगर देखेंगे, तो आकृति आपको चतुष्कोणी दिखाई देगी, आपको 4 कोण दिखाई देंगे। इसलिए बोल दिया जाता है सामान्यतः भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणी है या क्वाड्रेंगल है। क्वाड्रेंगल या चतुष्कोणी भारत की आकृति है। भारत के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, हमारे पास एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है आप सभी को पता होगा, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो भारत का जो टोटल एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम भारत के क्षेत्रफल को देखें तो ये विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.43% है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? मात्र 2.43 किलोमीटर है। इसका मतलब हमारे देश में अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, हमारे देश की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 2nd रैंक रखता है, चीन के बाद
भारत दूसरा स्थान रखता है। और जिस तरीके से हमारे देश की पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो बहुत जल्दी हम चीन को भी इस मामले में पछाड़ देंगे, है ना। लेकिन ये बात थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो भारत की जो स्थिति है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी है, और जनसंख्या में हम चीन के बाद सेकंड रैंक रखते हैं। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत क्षेत्रफल में 7वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान? 7वां स्थान रखता है। इसका मतलब हमारे देश में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। एरिया वाइज हम 7th रैंक रखते हैं, लेकिन जनसंख्या में, पॉपुलेशन में सेकंड रैंक रखते हैं। तो हमारे देश में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम 2011 की जनगणना के हिसाब से बात करें तो लगभग हमारे यहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 382 लोग रहते हैं। तो वर्तमान में तो काफ़ी बढ़ गए होंगे। चलिए, तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि पूरे विश्व का हमारे पास केवल कितने प्रतिशत हिस्सा है? 2.43 हिस्सा है। लेकिन एरिया वाइज हमारी जो वर्ल्ड में जो रैंक है वो है 7th रैंक। तो याद रहेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। अब भारत क्षेत्रफल में 7वां स्थान रखता है, तो भारत से पहले कौन, है ना, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता ही होगा, विश्व में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस। रसिया जिसे पहले सोवियत संघ भी कहा जाता था, लेकिन अब रूस का 1991 में विघटन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, अब रूस अकेला बचा। हालांकि फिर भी उसके पास एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो जो रूस है, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस के बाद जो दूसरा देश है वो है कनाडा। दूसरा देश कौन है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा? कनाडा है। तीसरे नंबर पे चीन है। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो अमेरिका है। 5वें नंबर पे ब्राज़ील है। ब्राज़ील विश्व का एक ऐसा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व में 5वां स्थान रखता है। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, ब्राज़ील जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी विश्व में 5वां स्थान रखता है। ब्राज़ील के बाद 6वां नंबर आता है क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया का। किसका नंबर आता है? ऑस्ट्रेलिया का। और 7th पोजीशन में हम हैं, इंडिया। क्लियर? तो समझ में आ गया। तो इसकी एक ट्रिक मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, रुक चीन अब आ भारत। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, रू से हो गया रूस, का से हो गया कनाडा, तीसरा हो गया चीन, चौथा हो गया आ से अमेरिका, ब से हो गया ब्राज़ील, आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया। याद रखना, आ से अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो अमेरिका जो है वो 4th पोजीशन में है, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो 6th पोजीशन में है, और फिर 7th पोजीशन में हमारा इंडिया। क्लियर? तो ये याद रखें, कई बार ऐसे प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जनसंख्या में हम सेकंड रैंक रख रहे हैं, जबकि क्षेत्रफल में भारत जो है विश्व में 7वां स्थान रखता है। तो जनसंख्या में फर्स्ट कौन है? चीन, आप सभी को पता होगा। अब हम बात कर लेते हैं भारत की सीमा की। भारत के पास कितनी सीमा है? तो भारत के पास स्थलीय सीमा भी है, तो भारत के पास जलीय सीमा भी है। कई बार आपसे स्थलीय सीमा पूछ लेता है, कई बार आपसे जलीय सीमा पूछ लेता है, और कई बार आप लोगों से भारत की कुल सीमा, टोटल बॉर्डर हमारे पास कितनी है, वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है भारत की जो सीमा है। भारत के पास जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा हमारे पास है 15,200 किलोमीटर। भारत की टोटल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। नोट करते चलिए आप। भारत के पास जो तटीय सीमा है, कोस्टल बॉर्डर जो है हमारे पास, वो कितना है? 6100 किलोमीटर। और भारत के पास द्वीप और तटीय, द्वीप प्लस तटीय, मतलब जितने भी हमारे आइलैंड हैं और जितनी भी जो हमारी तटीय सीमा है, उनको मिलाकर के टोटल ये सीमा हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। तो 7516.6 किलोमीटर द्वीप और तटों को मिलाकर के ये हमारी कुल सीमा हो जाती है। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत की टोटल सीमा कितनी है? तो द्वीप और तटीय सीमा कितनी हो गई? 7,516.6 किलोमीटर। और इनको मिला दें हम, स्थलीय सीमा को और ये तटीय सीमा और द्वीपीय सीमा को इसको मिला दें, तो ये टोटल भारत की जो सीमा हो जाती है, भारत की कुल सीमा हो जाती है 22,716.6 किलोमीटर। ये चीज़ समझ में आई आपको? मैं फिर से बोल रहा हूँ, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर, भारत की तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर,
भारत के जितने द्वीप हैं, अरे द्वीप भी तो समुद्र से लगे हुए हैं, तो कई बार प्रश्न आप लोगों से ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारत के द्वीप और तटीय सीमा, मतलब द्वीप की सीमा और ये तटीय सीमा जो 6100 किलोमीटर थी, और द्वीप की जो भी सीमा है उसको हमने मिला दिया, तो ये टोटल कितना निकल के आ गया, 75,16.6 किलोमीटर। अब आपसे पूछ लेगा भारत की कुल सीमा कितनी है, तो भारत की कुल सीमा कितनी हो गई, तो स्थलीय सीमा, तटीय सीमा, द्वीप की सीमा, ये तीनों को मिला दिया तो ये निकल के आ गई 22,716 किलोमीटर। ये आप याद रखें, 22,716.6 किलोमीटर। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? बोले भाई? चलिए, तो ये भारत की कुल सीमा है। अब हम बात कर लेते हैं भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर, उसकी। तो देखिए भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अगर हम देखें भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो भारत जो है, भारत के बहुत सारे पड़ोसी देश हैं। आप देखें यहाँ से लेकर के, ये है गुजरात, गुजरात से लेकर के ये यहाँ भारत का एक राज्य है जिसका नाम है लद्दाख, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर एक राज्य, एक देश फैला हुआ है भारत का पड़ोसी, जिसका नाम है पाकिस्तान। कौन सा देश है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है पाकिस्तान, आंखें यहाँ पे। तो एक पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान भी है। यहीं पर आप ऊपर जाएंगे, उत्तर पश्चिमी भारत में, मतलब लद्दाख से केवल सीमा लगती है एक देश की जिसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी हमारे साथ सीमा बनाता है। इसके अलावा इधर आ जाओ आप उत्तर पूर्व में, तो पूरा का पूरा यहाँ उत्तर पूर्व में एक देश फैला हुआ है जिसे हम कहते हैं चीन। चीन भी हमारी सीमा, हमारे साथ सीमा बनाता है। कितने देश हो गए भाई? 3 देश हो गए। चौथा देश अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फैला हुआ है, यहाँ एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भी हमारी सीमा बनती है। इसके अलावा यहाँ पर पूर्व में एक देश है जिसका नाम है म्यांमार, तो एक म्यांमार हो गया। तो ऐसे हमारे कितने देश हो गए पड़ोसी? 5 देश हो गए। इसके अलावा देखो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर एक देश है, इसका नाम है नेपाल, और यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है भूटान। तो ये हो गए 5 और 2 7। कितनी कंट्री हैं? 7 कंट्री हैं जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। क्लियर? तो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा बनाने वाला देश है पाकिस्तान। भारत के उत्तर पश्चिम में एक छोटा सा देश है जो भारत के केवल लद्दाख से सीमा बनाता है, अफगानिस्तान। उत्तर पूर्व में फैला हुआ है चीन। अगर हम देखें पूर्व में तो बांग्लादेश, और इधर आ जाइए ऊपर नेपाल, और उसी के पूर्व में आप देखेंगे भूटान। और भारत के पूर्वोत्तर जो भारत है उनमें 4 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला देश है म्यांमार। तो हमारे पड़ोसी देश कितने हो गए? 7 हो गए। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, भी आपको देखना होगा कि किस राज्य के साथ कौन सा देश सीमा बना रहा है, कितनी सीमा बना रहा है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं, और किसके साथ कौन सी हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। ठीक है, तो जो काम के फैक्ट हैं उनको आप लिखते चलिएगा। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कितने देश हैं? 7 देश हैं। और 7 देश में ऐसा देश जिसके साथ भारत सबसे लंबी सीमा बनाता है उसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। अब देखिए बांग्लादेश यहाँ पर फैला हुआ है, और ये जो बांग्लादेश है भारत के साथ सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। कितनी लंबी सीमा बना रहा है? 4096 किलोमीटर। तो सबसे लंबी सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश के बाद अगर हम देखें सबसे लंबी सीमा जो हमारी लग रही है वो लग रही है चीन के साथ। किसके साथ लगती है? चीन के साथ दूसरे नंबर पे भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। अगर हम देखिए भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है, तो भारत की सबसे कम सीमा जो लगती है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा मात्र 106 किलोमीटर लगती है। तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान की सीमा केवल और केवल किससे लगती है? लद्दाख से लगती है। तो याद रखें सबसे कम सीमा बनाने वाला जो देश है वो कौन है? अफगानिस्तान है। सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला देश है बांग्लादेश। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? लेकिन इसका एक क्रम भी होता है, एक सीक्वेंस भी है। कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, कई बार ऑप्शन में बांग्लादेश नहीं देगा, चीन दे देगा, म्यांमार दे देगा, भूटान दे देगा, और आपसे पूछेगा कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखें आप, और वो ट्रिक है बचपन में MBA। क्या याद रखोगे? बचपन में
MBA, तो बचपन में MBA आप याद रखें। तो बा से हो गया बांग्लादेश, बचपन में MBA, यहां लिख दे रहा हूं भाई मैं, बचपन में MBA याद रखें। भारत के पड़ोसी देशों का क्रम, बचपन में MBA, तो बा से क्या हो गया बांग्लादेश, बा से हो गया बांग्लादेश, चा से हो गया चीन, पा से हो गया पाकिस्तान, ना से हो गया नेपाल, में यहां पर साइलेंट रहेगा, एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान और ए फॉर अफगानिस्तान। ठीक है, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। कोड क्या है हमारा, बचपन में MBA, तो बी फॉर बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल, में यहाँ पर साइलेंट है, फिर MBA, तो M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान और A फॉर अफगानिस्तान। तो सबसे लंबी सीमा किससे लग रही है, बांग्लादेश से लग रही है। बांग्लादेश के बाद चीन से लगती है, चीन के बाद भारत की सबसे ज़्यादा सीमा पाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान के बाद नेपाल से लगती है, नेपाल के बाद भारत की सबसे लंबी सीमा म्यांमार से लगती है, म्यांमार के बाद भारत की सबसे लंबी सीमा भूटान से लगती है, और भूटान के बाद भारत की सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से लगती है। तो समझ में आ गया आपको। तो इससे आपको ये भी याद हो गया भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और इससे आपको ये क्रम भी याद हो गया कि भारत के साथ पड़ोसी सीमा लगाने वाले देशों का आपको डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, घटता क्रम कौन कौन सा है, तो वो भी हमने यहाँ देख लिया। क्लियर हुई ये चीज़ आपको। तो याद रहेगा भारत के पड़ोसी देशों का क्रम, घटता क्रम, बचपन में MBA। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखें, अगर हम अब एक एक देश पर बात करें, सबसे ज्यादा सीमा जो लग रही है वो किसकी लग रही है, बांग्लादेश की लग रही है। आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों को छूता है। पहले तो हमने देख लिया कि बांग्लादेश की सीमा कितनी लग रही है भाई, 4096 किलोमीटर लग रही है, देखा हमने। लेकिन 4096 किलोमीटर तो लग रही है, लेकिन भारत के कितने राज्यों से लग रही है, और भारत का कौन सा राज्य जो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो देख लें भाई, यहां पर मैप, ये देखिए भारत का मैप ये आपको दिख रहा है। तो ये है बांग्लादेश, ये देखिए मैं यहां पर मार्कर चला रहा हूं। तो ये पूरा का पूरा पश्चिमी सीमा भारत की बना रहा है एक राज्य है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। क्या नाम है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो एक हो गया पश्चिम बंगाल, ये देखिए उत्तर और पश्चिमी सीमा बना रहा है बांग्लादेश। इसके बाद बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पर एक छोटा सा राज्य जहां से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है, इसका नाम है मेघालय। क्या नाम है, सॉरी असम। क्या नाम है, असम। तो असम से थोड़ी सी सीमा बनाता है बांग्लादेश। 2 राज्य हो गए। तीसरा हो गया मेघालय। मेघालय के बाद आप देखेंगे चौथा राज्य मिल जाएगा आपको त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आप यहाँ पर देखिए एक और राज्य है जिसका नाम है मिजोरम। कितने राज्य हो गए, 5 राज्य। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रहेगा आपको, याद नहीं रहेगा तो एक ट्रिक मैं आपको दे देता हूं, वो ट्रिक आप याद रखिएगा, अमेत्री पीएम। क्या याद रखेंगे, अमेत्री पीएम। अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देश की जो पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पूर्व की ओर देखो नीति सुना होगा आपने। अभी हम ये पूर्वोत्तर को बेहतर बना रहे हैं क्योंकि चीन हमसे बार बार पंगा ले रहा है, तो उसको थोड़ा सा ठीक करना है, ठिकाने लगाना है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए कि हमारे जो 7 सिस्टर हैं, हमारी जो 7 जो बहनें हैं ये नॉर्थ ईस्ट की, इनको हमें मजबूती के साथ भारत से जोड़े रखना है। ठीक है, तो आप ये यहाँ पर याद रखें। तो बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों को टच कर रहा है, 5 राज्यों को टच कर रहा है। देख लिया आपने, अमेत्री पीएम याद रहेगा, अमेत्री, आ से असम, मे से मेघालय, त्र से त्रिपुरा, और पीएम, पी फॉर पश्चिम बंगाल और एम फॉर मिजोरम। तो याद रहेगा अमेत्री पीएम। चलो ये ट्रिक लिख लीजिए भाई। आगे चलें, आप अपने तरीके से भी ट्रिक बना सकते हैं, आपको लगता है कि इससे बेहतर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल बेहतर बना लीजिए। चलो, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है,
तो देख लीजिए पूरी की पूरी उत्तर पश्चिमी सीमा बना रहा है पश्चिम बंगाल, तो याद रहेगा ऐसे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। आ गई बात समझ में? वैसे कब निर्माण हुआ था बांग्लादेश का? बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1971। कब हुआ था? 1971। क्योंकि आज़ादी के बाद इसे बांग्लादेश नहीं कहा जाता था, इसे क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। और आज़ादी से पहले इसे पूर्वी बंगाल कहा जाता था, जो मुस्लिम बाहुल एरिया था। जब पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, तो पाकिस्तान को क्या मिला? एक पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान, जो हमारा पूर्वी बंगाल था। तो 1971 में ये क्या कहलाया? ये बांग्लादेश बना। और बांग्लादेश को बनाने में हमने अहम रोल प्ले किया, क्योंकि पाकिस्तान जो है यहाँ पूर्वी पाकिस्तान के साथ बड़ा भेदभाव होता था। और उस समय यहाँ के एक लीडर थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने हमारे तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मदद मांगी। हमने अपनी सेना भेजी, एक छोटी सी झड़प हुई, हमने निपटा दिया पाकिस्तान को। और एशिया महाद्वीप में एक नया देश हमने बना दिया जिसका नाम है बांग्लादेश। तो समझ में आ गया आपको बांग्लादेश कब बना? 1971। तो याद रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। तो देख लिया हमने बांग्लादेश की सीमा। अरे बोलो भाई, कितनी सीमा लग रही है बांग्लादेश की भारत के साथ? 4096 किलोमीटर। कितने राज्यों की सीमा लग रही है? 5 राज्यों की सीमा लग रही है। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा किसकी सीमा लग रही है? पश्चिम बंगाल की लग रही है। क्लियर? अभी बचपन में MBA उसको पकड़ के हम चल रहे हैं, है ना? तो ब हो गया। अब आ जाते हैं च में। तो भारत बांग्लादेश के बाद सबसे लंबी सीमा किससे लगाता है, बनाता है? तो चीन से बनाता है। अब चीन के साथ कितनी सीमा लग रही है, अगर आपको ये लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। चीन के साथ जो भारत की सीमा लगती है वो लगती है, अभी वर्तमान में चीन और भारत की जो सीमा है वो 3488 किलोमीटर। कितनी है? 3488 किलोमीटर भारत और चीन की सीमा है। टोटल सीमा कितनी है? 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। अब चीन की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लग रही है तो देख लीजिए आप। इधर देखिए भाई, ये है ड्रैगन, और एशिया का अजगर बोलते हैं हम इसे। इधर देख लीजिए, तो ये तो अब बन गया क्या? 2 केंद्रशासित क्षेत्र में डिवाइड हो चुका है। अधिकांश हिस्सा चला गया किसमें? लद्दाख में। ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी और ये जम्मू कश्मीर। 2019 में हमने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लेकर के आया हमारी केंद्र सरकार। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा हमने जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्रशासित क्षेत्र में बांट दिया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। आप देखें लद्दाख के पास कितना बड़ा एरिया है। तो आज हमारे देश में सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी एरिया के हिसाब से कौन हो गई है? लद्दाख हो गया। तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख है। क्लियर? चलिए, तो ये जो लद्दाख है, लद्दाख की सीमा लगेगी नहीं लगेगी चीन से? और जम्मू कश्मीर की? बिल्कुल नहीं लगेगी। जम्मू कश्मीर की सीमा नहीं लगती है, किसकी सीमा लगती है? लद्दाख की सीमा लगती है। तो लद्दाख एक केंद्रशासित क्षेत्र हो गया। नीचे आ जाइए, लद्दाख को पकड़ के हिमाचल 2, हिमाचल के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद तो ये देश आ गया बीच में, कौन? नेपाल। तो कितने स्टेट हो गए भाई? 2 स्टेट और एक केंद्रशासित क्षेत्र हो गया। लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया। इधर आ जाइए तो यहाँ पर सिक्किम, फिर बीच में भूटान आ गया। भूटान से आगे बढ़ेंगे तो फिर एक केंद्रशासित क्षेत्र है, सॉरी केंद्रशासित बोल रहा हूँ मैं, एक स्टेट है, एक राज्य भारत का, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य हो गए? 4 राज्य और एक केंद्र शासित क्षेत्र। तो याद रहेगा आपको कौन कौन सा? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए, तो ये आप याद रखें। तो 4 राज्य और एक केंद्र शासित क्षेत्र जो है चीन के साथ सीमा बनाते हैं। और सीमा मैंने आपको बता दी 3488 किलोमीटर भारत और चीन की टोटल बॉर्डर है। अब देखिए भाई, 1-2 चीजें जो यहाँ पर आपको समझने वाली हैं और उसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। वो ये कि भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन कहा जाता है। तो मैकमोहन रेखा किसके बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भारत और चीन के बीच है। लेकिन ये 5 राज्यों के बीच में नहीं है, 5 राज्य से सीमा नहीं बनाता।
केवल और केवल जो मैकमोहन रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश में, मतलब मैकमोहन लाइन जो है वो अरुणाचल प्रदेश को चीन से पृथक करती है या अलग करती है। क्लियर हुई ये बात आपको? तो अगर आप देखिए जो मैकमोहन रेखा है, ये मैकमोहन रेखा इधर देखिए, ये जो है अरुणाचल प्रदेश और ऊपर कौन हो गया? चीन। तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच है। इस मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था 27 अप्रैल 1914 को। कब किया गया था? 27 अप्रैल 1914 को मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना 1914 1914 याद रखिएगा, 1914। देखो तथ्यों को ऐसे जोड़ करके आप याद रखा करो। 1914 में इतिहास में और भी घटनाएं हुई हैं, अरे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं 1914 में। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। 1914 में ही और क्या हुआ था? हमारे देश में इतिहास में एक घटना हुई थी, कामागाटामारू प्रकरण, सुना है आपने? एक जापानी जहाज था गुरुदत्त सिंह के नेतृत्व में, इसमें कुछ सिख भाई जो थे वो कनाडा के लिए निकले थे। बात करेंगे हम लोग हिस्ट्री में, तो याद रहेगा कामागाटामारू प्रकरण, कामागाटामारू एक जहाज, ये जो घटना हुई थी ये भी 1914 में हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ। 1914 में आपने एक नहर का नाम सुना होगा, पनामा नहर, पनामा कैनाल। तो पनामा कैनाल का निर्माण भी कब हुआ था? 1914 में हुआ था। तो ऐसे फैक्ट को आप जोड़ करके याद रखें तो बहुत सारे तथ्य आप याद रखेंगे, क्योंकि अगर एक तथ्य भूल गए तो दूसरा तथ्य आपको पहला तथ्य याद दिला देगा। तो समझ में आ गया आपको? तो 27 अप्रैल 1914 को किसका निर्धारण किया गया? मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया। तो मैकमोहन रेखा किसको अलग करती है? भारत को चीन से अलग करती है। लेकिन किस राज्य की सीमा बनाती है? बाद में अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच बॉर्डर बनाती है। क्लियर हुई ये चीज आपको? अच्छा, आपने चीन के साथ एक चीज और सुनी होगी, अक्साई चीन। सुना है आपके अक्साई चीन? ये क्या है भाई अक्साई चीन? ये इधर देख लीजिए, अक्साई चीन क्या है बता देते हैं आपको। ये आपको दिख रहा है लद्दाख वाला क्षेत्र, पहले तो जम्मू कश्मीर में था। तो देखिए ये वाला जो कॉर्नर निकला हुआ जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला हिस्सा, चीन जब भारत का मैप बनाता है, भारत का जब नक्शा बनाता है, तो ये वाले हिस्से को वो खुद का दिखाता है। किसका दिखाता है? अपना दिखाता है। और ये अरुणाचल प्रदेश के भी 1/3 से ज्यादा हिस्से को वो अपना बताता है। ये वाला हिस्सा, इसे क्या बोलता है वो? ये अक्साई चीन है, और ये बोलता है वो मेरा है, हम बोलते हैं हमारा है। वो बोलता है मेरा है, हम बोलते हैं हमारा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? LAC कहते हैं। तो सुन लीजिए, ये LAC, ये वाली जो लाइन है ये LAC कहलाती है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्या कहा जाता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो निर्धारण किया गया था, ये किया गया था, यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, 1962 में। कब किया गया था? 1962, 1962 में। आपको पता होगा भारत चीन वार हुआ था 1962 में, जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, और जब भारत और चीन का युद्ध हुआ तो जो चीनी सेना थी वो भारत में यहाँ तक अंदर तक प्रवेश कर गई। जब भारत चीन युद्ध विराम की घोषणा की गई तो ये इसको सीज फायर लाइन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सीज फायर लाइन, मतलब युद्ध विराम रेखा। तो युद्ध विराम रेखा के ऊपर के से यहाँ तक का ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये क्या कहलाता है? मतलब ये अक्साई चीन कहलाता है। और ये जो लाइन है, ये युद्ध विराम जो रेखा थी, ये जो लाइन है, इसी लाइन को हम क्या कहते हैं? LAC कहते हैं। तो LAC का निर्धारण कब किया गया? 1962 में किया गया। तो ये कैसी रेखा है? ये काल्पनिक रेखा है। किसके द्वारा कल्पना की गई? तो ये भारत और चीन की सेनाओं के द्वारा, भारत और चीन के द्वारा कल्पना की गई, क्योंकि इस लाइन के इधर मतलब पूर्व में चीन की सेना खड़ी थी और इस लाइन के पश्चिम में भारत की सेना खड़ी थी। इसलिए 1962 में जब युद्ध विराम हुआ, जो तत्कालिक समय में जो स्थिति थी वहीं से वो लाइन मान ली गई। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? LAC कहते हैं। तो क्या समझ में आया आपको? LAC, ठीक है। और अक्साई चीन भी क्लियर हुआ आपको। तो LAC का निर्धारण कब किया गया? 1962 में किया गया। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1914 में किया गया। क्लियर है? चलिए, अब ये जो चीन के साथ इतने सारे राज्यों की जो सीमा लग रही है, तो कौन सा ऐसा राज्य जो चीन के साथ सबसे, भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जो चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? कौन बनाएगा? तो बोलो भाई, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला स्टेट कौन सा होगा? तो देख लीजिए, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा जो बनाता है वो कौन बनाता है? अरुणाचल प्रदेश बनाता है। कौन बनाता है? अरुणाचल प्रदेश। याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़े। कोड याद है बचपन में?
एम भी है तो बच हो गया। अब हम आ जाते हैं पा में। पा से पाकिस्तान, तो मिला आपको पाकिस्तान। किधर है भाई पाकिस्तान? ये दिख रहा है आपको पाकिस्तान, ये वाला हिस्सा। अब देखिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की सीमा कितने स्टेट से लग रही है तो देख लीजिए, ये पूरा का पूरा लद्दाख यहाँ से, ये ऊपर अफगानिस्तान है और ये इधर किधर गया, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान है ये। तो ये सीमा किससे लग रही है पाकिस्तान की? सॉरी, ये यहाँ तक की सीमा किससे लग रही है? ये लद्दाख से लग रही है। अरे लद्दाख से भी लग रही है। लद्दाख के बाद ये एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर से भी लग रही है। जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब। हिमाचल से लगेगी नहीं लगेगी? हिमाचल से नहीं लगेगी भाई, हिमाचल अंदर है, हिमाचल काफी अंदर है, ठीक है। तो पहले लद्दाख हो गया, फिर हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात। कितने स्टेट हो गए? भारत के 5 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, एक नहीं सॉरी 2 यूनियन टेरिटरी और 3 राज्य हो गए। अरे हो गए ना, तो 2 केंद्रशासित क्षेत्र में हो गया लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और 3 राज्यों में हो गया पंजाब, राजस्थान, गुजरात। कैसे याद रखोगे इसको? इसको एक ट्रिक से याद रख लो आप। कैसे? जैसे लद्दाख जा प्रागता है, लद्दाख जा प्रागता है, या लद्दाख जप रागू है, याद रखेंगे आप जैसे भी याद रखना चाहें। तो लद्दाख जप रागू, जा से जम्मू कश्मीर, पा से पंजाब, राजस्थान और फिर गुजरात, जप रागू। क्लियर है? तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की सीमा, पाकिस्तान की सीमा कितनी लगती है भारत के साथ, तो इसकी जो टोटल सीमा है वह है 33-23 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। तो याद रहेगा पाकिस्तान की सीमा कितनी लग रही है? 33-23 किलोमीटर। तो 33-23 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है कौन? पाकिस्तान भारत के साथ। क्लियर? अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के साथ भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी सीमा मिलती है? कौन बनाएगा भाई? राजस्थान। तो राजस्थान ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। क्लियर हुआ ये आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 स्टेट देख लिया, 3 कंट्री हमने देख लिया, बच पा हो गया। अब उसके बाद है न बचपन, तो ना से हो गया नेपाल। आ जाइए नेपाल में। अच्छा पाकिस्तान में एक चीज याद रखें, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के साथ तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है ना, अरे है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको आपको। तो पाकिस्तान के साथ भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। अब ये रेड क्लिफ क्या है? एक्चुअल में हुआ क्या था, सुन लीजिए, थोड़ी सी कहानी बता देता हूं मैं आपको। एक रेड क्लिफ महोदय थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे। आपको पता होना चाहिए ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसने दुनिया में बहुत सारे देशों पर राज किया। ऐसा कहा जाता है विश्व के 1/3 देश पर ब्रिटेन का राज हुआ करता था। ब्रिटेन एक ऐसा देश हुआ करता था जहां कभी सूर्यास्त नहीं होता था, बोलते थे ना हम ऐसा। तो जैसे भारत उपनिवेश था, भारत ब्रिटेन का गुलाम था, वैसे विश्व के बहुत सारे ऐसे देश थे जो ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे। तो जब अफ्रीका को आज़ाद किया तो अफ्रीका में, अफ्रीका का मैप आपने देखा होगा, तो अफ्रीका के जो देश हैं, अफ्रीका की जो देश की जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो बहुत ही ज्यामितीय आकार की मिलेगी आपको, मिलेगी ना, षटकोणी मिलेगी आपको, बिल्कुल सीधी सीधी बॉर्डर मिलेगी। सीधी सीधी बॉर्डर का मतलब है कि वो नेचुरल बॉर्डर नहीं है, मतलब वो खींची गई है, बनाई गई है, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, उन देशों के द्वारा, औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा जिन्होंने उन देशों में राज किया। आ रही है बात समझ में? तो एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति जिन्हें विश्व में सीमा निर्धारण का एक अनुभव हुआ करता था, उनका नाम था सर रेडक्लिफ। रेडक्लिफ को आमंत्रित किया लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। जब उनने आमंत्रित किया कि भाई आप आइए, अब हम क्या कर रहे हैं, 3 जून की घोषणा हो चुकी थी। 3 जून की घोषणा किसे कहा जाता है? भारत के विभाजन की घोषणा, भारत से पाकिस्तान अलग होना था। तो रेडक्लिफ को बोला गया आप क्या करें, आप भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करें। रेडक्लिफ ने मना कर दिया। रेडक्लिफ ने बोला ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो माउंटबेटन ने बोला
अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो फिर किससे हो पाएगा, और तुमसे अगर नहीं होगा तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो रेड क्लिफ को यह जिम्मेदारी दी गई, दबाव डाला गया, रेड क्लिफ पर दबाव डाला गया, एक समय दिया गया, कुछ निश्चित समय, बहुत कम समय दिया गया और बोला गया कि आपको क्या करना है, दो देशों की भी सीमा बनाना। रेड क्लिफ ने बोला क्या करना है, रेड क्लिफ ने हवाई यात्रा की, मैप लिया, उन्होंने बोला ये लो भाई, क्यों परेशान हो रहे हो, ये हिंदुस्तान और ये इधर पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। और हुआ यूं कि जब उन्होंने इतनी जल्दबाजी में सीमा का निर्धारण किया तो किसी का बाथरूम पाकिस्तान में तो उसी घर का किचन हिंदुस्तान में, बेडरूम हिंदुस्तान में तो कोई दूसरा हिस्सा घर का पाकिस्तान में, और ऐसे लाखों लोग प्रभावित हुए। और आप जानते होंगे दुनिया की सबसे विवादित अंतर्राष्ट्रीय सीमा कोई है तो वो कौन सी है, रेड क्लिफ लाइन है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो कब खींची गई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो खींची कब गई, तो याद रखना है आपको 15 अगस्त 1947 को मानी जाती है। तो रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण कब किया गया, 15 अगस्त 1947, जिस दिन हम हमारे देश की आज़ादी मनाते हैं। क्लियर हुई ये चीज़ आपको। चलिए अच्छा, एक चीज़ और है भाई, एलएसी तो हमने देख लिया था किसके बीच, भारत और चीन के बीच, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी है। क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल देख लीजिए, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में ये वाला हिस्सा एक्चुअली में हुआ क्या था, इसकी भी एक कहानी है, सुन लीजिए आप। हुआ यह था कि जब भारत की आज़ादी हुई, 3 जून की घोषणा हो गई, पाकिस्तान भारत से अलग कर दिया गया, हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया 15 अगस्त 1947 को। तो पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी लोग थे, जो कबीलाई लोग थे, उन्होंने 1947 में कुछ समय बाद ही, कुछ महीने बाद ही भारत पर आक्रमण कर दिया। कहाँ आक्रमण कर दिया, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, उस समय जम्मू कश्मीर के राजा थे, क्या नाम था उनका, राजा हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। हरि सिंह दौड़ते हुए गए किसके पास, नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के पास, ने बोला भाई आक्रमण कर दिया। तो उनको बोला पहले तो भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो, या आप अलग क्षेत्र की जो बात कर रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा, भारत में आपको मिलना होगा। और जब वल्लभ भाई पटेल ने, उस समय होम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सेना भेजी, हमने अपनी सेना भेजी, हमारी सेना ने लड़ी। लेकिन हुआ क्यों, यह था कि पाकिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर में काफी अंदर तक आ गई थी। तो जहां पर हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया, और जहां पर युद्ध विराम हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसी सीज फायर लाइन को या युद्ध विराम रेखा को ही हम क्या कहते हैं, LOC कहते हैं। तो याद रहेगा आपको, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल वो लाइन है जहां पर 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम किया गया था। तो क्या ये इस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये किसके द्वारा मानी गई है, हमारे और पाकिस्तान के द्वारा मानी गई एक काल्पनिक रेखा है। क्लियर हुई आपको। तो जो LOC है, तो LOC याद रहेगा कहां पर आ गया, पहले जम्मू कश्मीर में था, अब ये LOC जो है वो कहां आ गया, लद्दाख वाले रीजन में आ गया। और ये जो LOC के उत्तर का जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, POK कहलाता है। क्या कहलाता है, POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, या इसी को हम पाक अधिकृत कश्मीर भी कहते हैं। क्लियर हुई बात आपको, बढ़े आगे। तो याद रहेगा आपको LOC, रेड क्लिफ समझ में आ गया। तो रेड क्लिफ का निर्धारण कब किया गया, 15 अगस्त 1947 को। और LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्धारण कब किया गया, 1947 को। इसका निर्धारण भी कब किया गया, 1947 को, 1947। क्लियर, चले आगे। तो ये हमने देख लिया बचपन, फिर से आ जाओ बचपन में MBA। तो बचपन क्लियर हुआ आपको। अब आ जाते हैं हम MBA, M फॉर म्यांमार। तो देखो भाई म्यांमार को देखते हैं। देखिए भारत का मैप, बचपन, अच्छा नेपाल बचा हुआ है, सॉरी नेपाल देख लीजिए पहले।
है ना, म्यांमार भी देखेंगे, पहले नेपाल देख लो। ये देखें भारत में ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड से ये देखो आपको ये नीचे अलग ही कलर में दिखाया हुआ है, ये अलग कलर से अलग कंट्री को शो किया है। ये पूरी की पूरी नेपाल की बॉर्डर है, देखिए। तो ये देखो भारत, नेपाल के पश्चिम में भारत का एक स्टेट है जिसका नाम है उत्तराखंड। कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड। एक नीचे आ जाओ तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से काफी लंबी सीमा लगती है। उसके बाद है बिहार, 3 स्टेट हो गए। बिहार के बाद देखिए पूर्व में पश्चिम बंगाल और ऊपर जाएंगे तो सिक्किम। कितने स्टेट हो गए? 5। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। क्लियर हुई? कौन कौन से स्टेट? बिल्कुल सीक्वेंस से मैंने आपको बताया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। सवाल ये, सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है नेपाल के साथ? तो नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है बिहार। कौन बनाता है? आपको यूपी लग रहा होगा, लेकिन बिहार की जो सीमा है काफी कटी छटी है, ऊपर नीचे है। तो याद रखें, सबसे लंबी सीमा नेपाल के साथ बिहार बनाता है। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो ये फैक्ट कई बार एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। बढ़े आगे। अब हो गया बचपन, हाँ अब बचपन से भी आगे बढ़ो, आप बच्चे नहीं रहे, है ना। अब आ जाओ कहाँ? एमबीए करने के लिए। तो बचपन में एमबीए, तो एम फॉर म्यांमार। अब देखिए भाई, म्यांमार, म्यांमार जो है हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उसके साथ, उसके कुछ स्टेट हैं, 4 स्टेट हैं, उसके साथ सीमा बनाता है। इधर देखें, इसकी एक ट्रिक याद रखें, आना मामी। क्या याद रखेंगे? आना मामी। आना मामी, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। ये नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट हैं, इनका उत्तर से दक्षिणी एक क्रम भी हो गया, आना मामी। और ये 4 स्टेट हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं? म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। तो याद रहेगा आपको, आना मामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये पूरी की पूरी सीमा बनाते हैं। और इनकी सीमा पर एक पर्वत स्थित है। अभी लास्ट टाइम एमपीपीएससी के द्वारा 1-2 साल पहले क्वेश्चन भी पूछा गया था, भारत और म्यांमार की सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो अराकान योमा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अराकान योमा। और उसी का एक छोटा भाई है पेगु योमा, दोनों यहाँ पर लगे हुए हैं। खासकर अराकान योमा जो है भारत और म्यांमार की बॉर्डर बनाता है, तो याद रखें। तो 4 स्टेट याद रहेंगे। लेकिन सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है भारत के साथ? सॉरी, भारत का कौन सा स्टेट म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो उसका आंसर है मिजोरम। कौन बनाता है? मिजोरम। तो जो सबसे लास्ट में आना मा मी 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 सबसे लंबी सीमा बनाता है किसके साथ? म्यांमार के साथ। मतलब मिजोरम सबसे लंबी सीमा बनाता है म्यांमार के साथ। ये समझ में आ गया आपको? चलो ठीक है, आगे बढ़े। हो गया म्यांमार। अब क्या बच गया? एमबीए। बी फॉर भूटान। किधर गया भाई भूटान? ये बी, भूटान। अब भूटान की सीमा देख लीजिए, इधर देखो आप, यहाँ भारत का एक स्टेट है जिसका नाम है सिक्किम, है ना, उसके पश्चिम में खड़ा है। और पूर्व में कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। ऐसा लग रहा है सिक्किम और अरुणाचल दोनों तरफ से दबा रहे हैं भूटान को, है ना। और बची हुई कसर जो है वो चीन ने पूरी कर दी, ऊपर से चीन। अरे है, हाँ तो देख लीजिए। तो इधर सीमा देख लेते हैं इसकी भूटान की। तो ये देखो पश्चिम में कौन है? सिक्किम। इधर देखो दक्षिण पश्चिम में एक राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। और आगे बढ़े तो इधर देखो एक काफी लंबी सीमा लग रही है, किसकी? असम की। और इधर पूर्व में सीमा बना रहा है कौन? अरुणाचल प्रदेश। कितने स्टेट हो गए? 4। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्यों से सीमा बनाता है भूटान। सबसे लंबी सीमा भूटान के साथ भारत का कौन सा राज्य बनाएगा? असम बनाएगा। तो नोट कर लेना, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? असम बनाता है। क्लियर? और लास्ट बच गया कौन? अफगानिस्तान। तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि अफगानिस्तान की जो सीमा है भारत के साथ कितनी लगती है? मात्र 106 किलोमीटर लगती है। 106 किलोमीटर सीमा बनाता है। तो अफगानिस्तान केवल किससे सीमा बनाता है? लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र से सीमा लगती है उसकी। क्लियर है? तो लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र के साथ सीमा बनाता है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसको डुरंड रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? डुरंड रेखा। तो जो डुरंड रेखा है, इस डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था 1893 में। कब किया गया था? 1893 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। क्लियर हुई ये चीज आपको? बोले भाई?
अच्छा, यहीं पर एक चीज़ हम और देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया भारत के पड़ोसी देश, तो 7 पड़ोसी देश, उनकी सीमा समझ में आ गई आपको। कई बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो 3, 2 या 2 से अधिक देशों के साथ टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो हम देख लेते हैं, भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जो लगभग 3 देशों को, कुछ देश ऐसे हैं जो 3 देशों को स्पर्श करते हैं। सॉरी, भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों को स्पर्श करते हैं। वो राज्य कौन कौन से हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक केंद्र शासित क्षेत्र मिलेगा और वो है लद्दाख। है लद्दाख। तो अगर आप लद्दाख को देखें तो लद्दाख जो है, ये वाला हिस्सा है, ये पूरा का पूरा ये लद्दाख है, ये यहाँ से लेकर के ये। तो लद्दाख जो है किसके साथ सीमा बना रहे हैं? इधर आप देख लीजिए, लद्दाख अफगानिस्तान के साथ भी सीमा बना रहा है। लद्दाख पाकिस्तान के साथ भी सीमा बना रहा है। ये अफगानिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, ये पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है। और इधर देख लें तो ये चीन के साथ सीमा बना रहा है। क्लियर? तो कितने देश हो गए? 3। तो लद्दाख कितने देशों को टच कर रहा है? 3 देशों को टच कर रहा है, 3 देशों को स्पर्श कर रहा है। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। आगे चलें। इसके बाद देखें, भारत का एक और राज्य है सिक्किम। मिला है सिक्किम आपको? सिक्किम भी देखें 3 देशों को स्पर्श कर रहा है। सिक्किम के पूर्व में देख लीजिए नेपाल है, सिक्किम के पश्चिम में देख लीजिए भूटान है, और सिक्किम के उत्तर में देख लीजिए चीन है। मिल गया? तो सिक्किम भी 3 देशों को टच करता है। सिक्किम के बाद देखिए, नीचे आ जाइए आप, बांग्लादेश। मिला आपको बांग्लादेश? ये सॉरी पश्चिम बंगाल। अब ये जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल भी 3 देशों को टच कर रहा है। इधर देख लेंगे, थोड़ा सा हिस्सा टच करता है नेपाल को, थोड़ा सा भूटान को, और ये सबसे ज़्यादा बांग्लादेश को। तो पश्चिम बंगाल भी 3 देशों को स्पर्श करता है। और कोई ऐसा स्टेट है भारत का जो 3 देशों को टच करता हो? बोलो भाई। अरुणाचल प्रदेश। कौन सा स्टेट है? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में एक देश है जिसका नाम है भूटान। भूटान से टच हो रहा है। उत्तर में पूरा का पूरा चीन से टच हो रहा है, और इधर पूर्व में म्यांमार से टच होता है। किससे? म्यांमार से। तो भूटान, चीन, म्यांमार, ये 3 देशों से स्पर्श करता है अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? तो भारत के 3 राज्य और एक केंद्र शासित क्षेत्र ऐसे हैं जो 3 देशों को स्पर्श करते हैं या टच करते हैं। तो याद रहेगा आपको, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। बढ़े आगे। तो ये हो गए भारत की कैसी सीमा? अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर। अब हम बात करते हैं भारत के स्टेट और यूनियन टेरिटरी, भारत के राज्य और उसके केंद्र शासित क्षेत्र। तो भारत के राज्य कौन कौन से हैं और कितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं? तो आपको पता ही है भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कितने राज्य हैं भाई? भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। सबसे लास्ट में बनने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तेलंगाना, है ना? तेलंगाना जिसकी कैपिटल हैदराबाद है। तो तेलंगाना का गठन किया गया 2 जून 2014 को। कब किया गया? 2 जून 2014 को सबसे लास्ट में बना। और 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाकर के जम्मू कश्मीर जो भारत का राज्य था उसे 2 केंद्र शासित क्षेत्र में बांट दिया गया। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र और लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र। लेकिन बाद में यह हुआ कि 26 जनवरी 2020 को भारत के 2 केंद्र शासित क्षेत्र ऐसे थे जिसका नाम था दादर नागर हवेली और एक और था दमन द्वीप। दोनों को मर्ज कर दिया गया, दोनों को मिला दिया गया। तो अभी फाइनली भारत में कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी? तो वर्तमान भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। 9 हो गए थे, लेकिन दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को मर्ज करने से इनकी संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई है। और मुझे लगता है आपको पता ही है। चलिए, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में स्टेट कितने कौन कौन से, आपको सभी को पता होगा। लेकिन अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो वो है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। तो याद रखना, राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा स्टेट, तो क्षेत्रफल में भारत का जो सबसे छोटा स्टेट है कौन सा है? गोवा। कौन है?
गोवा। ये देखिए इधर महाराष्ट्र और कर्नाटक से बॉर्डर लग रही है गोवा, ये भारत का सबसे छोटा स्टेट है। इसके अलावा अगर हम देखें भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो पता ही है आपको, यूपी है ना। अकेला यूपी एक ऐसा देश है जो यूरोप के 2-4 देशों की जो पॉपुलेशन है ना, उतनी पॉपुलेशन अकेले हमारे उत्तर प्रदेश की है। 20 करोड़ रहते हैं यहाँ पे लोग। कितने लोग? 20, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है हमारे उत्तर प्रदेश की। ठीक है, बच के रहना रे बाबा, ठीक है ना। तो यूपी पॉपुलेशन में सबसे आगे है। सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का राज्य देखें तो सिक्किम है। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ की पॉपुलेशन सबसे कम है। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र अब हो गया है कौन? लद्दाख हो गया है। तो लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र है। लद्दाख के बाद दूसरे नंबर पे भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र है वो हो गया जम्मू कश्मीर, और तीसरे नंबर पे चला गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो याद रहेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र हो गया। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप है। कहाँ है लक्षद्वीप? ये इधर है, देखो लक्षद्वीप कोरल रीफ में बसा हुआ है एक द्वीप नहीं, द्वीपों का समूह, बहुत सारे द्वीप हैं। कवरत्ती इसकी कैपिटल है, आपको पता ही है। क्लियर? तो सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप, सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र कौन हो गया है? लद्दाख हो गया है। अगर हम पॉपुलेशन की दृष्टि से बात करें यूनियन टेरिटरी की, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र कौन होगा? दिल्ली। कौन है? दिल्ली है। ये भाई दिल्ली एक लैंडलॉक्ड यूनियन टेरिटरी है, मतलब अंदर है, उसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। और जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र अगर हम देखें तो याद रखना है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की पॉपुलेशन सबसे कम है। तो लक्षद्वीप पॉपुलेशन में भी और एरिया में भी सबसे छोटा है। क्लियर? एक चीज आप देख लीजिए, भारत के ऐसे कितने स्टेट हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है? भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जो समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो देख लेते हैं हम। तो भारत के लगभग 9 स्टेट ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। कितने स्टेट हैं? 9 स्टेट हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। तो देख लीजिए आप, पहले नंबर पे गुजरात है। गुजरात के बारे में एक और चीज़ याद रखें, गुजरात की जो समुद्र तटीय रेखा है, समुद्र तटीय सीमा है, वो सबसे लंबी है, सबसे ज़्यादा है। याद रहेगा आपको, गुजरात भारत का ऐसा राज्य है जिसकी समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा है, और लगभग इसकी जो समुद्री सीमा है वो है 1412 किलोमीटर। एक मिनट इसको करेक्ट कर लेना, कितनी सीमा है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। लिखना चाहें तो इसे आप लिख सकते हैं। तो गुजरात की जो समुद्री सीमा है ये है इसको आप याद रखें, जो भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला जो राज्य है गुजरात, इसकी जो समुद्री सीमा है वो 1214 किलोमीटर है। 1412 नहीं है, 1214 किलोमीटर है। तो 1214 किलोमीटर लंबी समुद्र तटीय सीमा है गुजरात के पास, सबसे लंबा। तो ऐसी समुद्री सीमा बनाने वाले स्टेट भारत के टोटल हैं 9। एक हो गया गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवा तमिलनाडु, ऊपर आ जाइए आंध्रा, 7, 8वां उड़ीसा और 9 पश्चिम बंगाल। आपसे पूछ सकता है दक्षिण भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके पास सबसे लंबी समुद्री सीमा है? तो याद रखें आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो गुजरात के बाद भी आंध्र प्रदेश है जिसके पास समुद्री सीमा सबसे लंबी है। क्लियर? तो भारत के 9 स्टेट ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। भारत के बाकी के जो स्टेट हैं, बहुत सारे स्टेट जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो ऐसे कितने स्टेट हैं भारत के जो स्थलीय सीमा बनाएंगे? तो देख लीजिए, स्थलीय सीमा बनाने वाले स्टेट, एक हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा पंजाब। केंद्र शासित क्षेत्र को भी अगर हम ले लें तो कितने हो गए? 4। उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख। ठीक है ना? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 5 हो गए, इसमें से 2 केंद्र शासित क्षेत्र हो गए। उसके बाद हिमाचल प्रदेश,
6 उत्तराखंड, 7 और नीचे जाइए उत्तर प्रदेश, 8 बिहार, 9 सिक्किम, 10 पश्चिम बंगाल, 11 अरुणाचल प्रदेश, 12 नागालैंड, 13 मणिपुर, 14 मिजोरम, 15 त्रिपुरा, 16 और मेघालय, 17। कितने स्टेट हो गए? 17। मतलब 17 राज्य और केंद्रशासित क्षेत्र ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अन्य देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। अरे असम को तो पहले ही ले लिया ना हमने भूटान में, ठीक है। तो 17 देश, 17 भारत के 17 राज्य ऐसे हैं जो अन्य देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, और भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो महासागर को टच करते हैं, जिनके पास तटीय सीमा है। क्लियर हुई ये बात आपको? भारत के कितने ऐसे स्टेट हैं जो लैंड लॉक हैं? लैंड लॉक स्टेट कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, मध्य प्रदेश 1 हो गया, इधर ऊपर आ जाइए आप, हरियाणा 2 हो गया, है ना। दिल्ली एक केंद्र शासित क्षेत्र है तो उसको भी गिन लीजिए आप, तो ये 3 हो गया। तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। इधर आ जाइए आप तो यहाँ झारखंड है, झारखंड भी लैंड लॉक्ड है। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ आ जाइए, कितने हो गए भाई? 3 2 5, और इधर तेलंगाना। तो 5 राज्य और एक केंद्र शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी सीमा ना तो किसी देश से लगती है और ना ही इनकी सीमा समुद्र से लगती है। तो याद रहेगा, जिसमें से एक यूनियन टेरिटरी है और 5 सॉरी एक चंडीगढ़ भी है भाई, है ना, एक चंडीगढ़ भी है। तो 2 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, एक चंडीगढ़ हो गया और एक दिल्ली हो गया, और बाकी 5 राज्य। तो 5 राज्य और 2 केंद्र शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी सीमा ना किसी देश से लग रही है ना ही समुद्र से लग रही है। क्लियर? चलिए अब हम देख लेते हैं भारत की यूनियन टेरिटरी, भारत के केंद्र शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो भारत के केंद्र शासित क्षेत्र में 2 तो हमने देख ही लिया, कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इधर अंदर आ जाओ तो चंडीगढ़ और दिल्ली, 4 हो गए। दादरा नागर हवेली, दमन दीव दोनों मर्ज हो चुके हैं, जिनकी सीमा गुजरात और महाराष्ट्र से लगती है। उसके बाद कितने हो गए? 2 4 5 हो गए। भारत का एक केंद्र शासित क्षेत्र है लक्षद्वीप, जो अरब ओशियन में है, 6 हो गए। और इधर आ जाइए बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में एक बहुत बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र है भारत का, जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितने हो गए? 7। और 8वां जो केंद्र शासित क्षेत्र है उसका नाम है पुडुचेरी। पहले नाम था पांडिचेरी, अब पुडुचेरी कर दिया गया है। ये भारत का एक ऐसा केंद्र शासित क्षेत्र है जो किसी एक राज्य में नहीं है बल्कि 3 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला है? 3 राज्यों में फैला है। पांडिचेरी का एक जिला है जिसका नाम है माहे। ये देखो मैं ये केरल में ये समुद्र तट पर एक जिला है जिसका नाम है माहे, तो माहे पांडिचेरी का जिला है। आंध्र प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है यनम, ये भी पुडुचेरी का हिस्सा है। और तमिलनाडु में एक जिला है कराईकल, तो कराईकल और जो मुख्य जो पुडुचेरी है पांडिचेरी, ये 2 जिले हैं जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो आपको पता होना चाहिए माहे, यनम, कराईकल, इन सब से मिलकर के निर्माण होता है किसका? पुडुचेरी का। लेकिन पुडुचेरी आपको पता होना चाहिए एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसकी विधानसभा भी है। तो जो विधानसभा भवन है वो कहाँ देखने को मिलेगा? वो आपको पुडुचेरी मतलब तमिलनाडु में। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? चलिए, तो कई बार ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, माहे, यनम और कराईकल ये किसके हिस्से हैं? तो किसका भाग है ये? किसके जिले हैं? तो पुडुचेरी के जिले हैं। इस तरीके से भारत के 8 यूनियन टेरिटरी। क्लियर है? चलो, मुझे लगता है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, भारत में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हालांकि इसको मुझे पहले डिस्कस करना था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। तो इसको समझ लीजिए आप। देखें, अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो भारत को उत्तर से दक्षिण आपको लंबाई ज़्यादा देखने को मिलेगी। उत्तर से दक्षिण भारत की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, जबकि पूर्व से पश्चिम भारत की जो लेंथ है वो कम है। तो उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। कहाँ से कहाँ तक? इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी तक। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट क्या कहलाएगा?
इंदिरा कॉल कहलाएगा। तो इंदिरा कॉल अब कहाँ आ गया भाई, ये आ गया लद्दाख में। क्लियर, तो लद्दाख में है। और भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कहलाता है मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, याद रखना कन्याकुमारी। तो भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, जो कहाँ पर है, तमिलनाडु स्टेट में है, जिसको अब याद रखें कन्याकुमारी। ठीक है, चलिए इसके अलावा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु तो गुजरात में है। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है गौर माता, या कुछ किताबों में आपको सरक्रीक भी मिलेगा। क्या मिलेगा, सरक्रीक, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। क्लियर, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता जो गुजरात में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जिसका नाम है किबुथी, किबीथू, क्या नाम है, किबीथू, ये है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी स्टेट है। क्लियर, तो उत्तर से दक्षिण सबसे भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। तो इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3214 किलोमीटर। तो भारत की लंबाई कितनी हो गई भाई, 3214। और भारत की चौड़ाई देख लेते हैं हम, तो गुजरात की गौर माता से लेकर के कहाँ तक, किबीथू तक अरुणाचल प्रदेश में, इसकी जो चौड़ाई है वह है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। क्लियर हुई ये चीज़ आपको। चलिए, तो ये देख लिया हमने भारत की लंबाई और चौड़ाई। तो 3214 ज़्यादा है, ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ आप समझ लीजिए यहाँ पर, और वो ये कि आपको पता होना चाहिए ग्लोब में जो रेखाएं आड़ी खींची जाती हैं उनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो खड़ी खींची जाती हैं उनको देशांतर। आड़ी रेखाओं को हम बोलते हैं लैटिट्यूड, और देशांतर रेखाओं को कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड। तो जो लैटिट्यूड है, ये जो अक्षांश रेखा है, ये क्या करती हैं, ये ताप कटिबंधों में किसी भी देश को या विश्व को विभाजित करने का काम करती हैं, क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास सूर्य की किरणें आपको ज़्यादा पड़ेंगी, इंसोलेशन वहाँ ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे निम्न से उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे तो सूर्यताप कम होता जाएगा। तो अक्षांश रेखाएं मैंने आपको बताया ग्लोब में कैसी खींची जाती हैं, आड़ी खींची जाती हैं, और जो खड़ी खींची जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। तो पहले मैं आपको अक्षांश रेखाओं के आधार पर यहाँ पर कुछ बात कर दें। अक्षांश और देशांतरी विस्तार हम देख लें भारत का, कि अक्षांशी और देशांतरी विस्तार क्या है। तो देखिए भारत का जो अक्षांशी विस्तार है, अक्षांशी विस्तार क्या बोला मैंने, जो रेखाएं आड़ी खींची गई। तो अब देख लीजिए अक्षांशी विस्तार भारत का क्या कहलाएगा। तो ये जो इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल जो स्थित है, जिस अक्षांश पर स्थित है, इसको हम बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट। कितना बोलते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट। और दक्षिणी गोलार्ध में कन्याकुमारी है, इसकी स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट। पहले एक बात आप याद रख लीजिए, भारत की जो स्थिति है विश्व में वो किस गोलार्ध में है। तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अक्षांशी और देशांतरी स्थिति क्या है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो भारत की जो अक्षांशी स्थिति है वो कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के इंदिरा कॉल तक 37 डिग्री 6 मिनट, इतने अक्षांश तक ये फैला हुआ है। क्लियर, और इसी के बीच से होकर के एक अक्षांश रेखा जाएगी जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या जो अक्षांश रेखा है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है। भारत के कितने राज्यों से जाती है, 8 राज्यों से जाती है, जिसका एक कोड है, एक ट्रिक है जिसको आप याद रखेंगे। और वो ट्रिक है कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से जा रही है, राम झा एक व्यक्ति हैं के कितने 6 बंगु मित्र हैं। राम झा के 6 बंगु मित्र हैं। तो रा से क्या हो गया भाई, राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भी होता है, लेकिन यहाँ क्या याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश याद रखना है। झा से हो गया झारखंड, झा से झांसा भी होता है, लेकिन क्या 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 याद रखेंगे, झारखंड याद रखना है।
के से केरल भी होता है, लेकिन केरल यहाँ साइलेंट रहेगा। छ से हो गया छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, हाँ तो ये याद रखिए। बा से हो गया बंगाल, गु से गुजरात, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। 8 हो गए ना, है साइलेंट रहेगा। आई बात समझ में? अरे बोले राम झा के 6 बंगु मित्र हैं, समझ में आ गया? तो रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, झारखंड 3, छत्तीसगढ़ 4, बंगाल 5, गुजरात 6, मिजोरम 7 और त्रिपुरा 8। ये 8 स्टेट हैं। ट्रिक याद रखिए, लगातार हर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर के जाती है या नहीं जाती है। तो एलिमिनेट कर लेंगे आप। अरे बोलो भाई, हाँ जी, तो राम झा के 6 बंगु मित्र हैं। तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के जाती है, और ये भारत के मध्य से होकर के जाती है। आप मान लीजिए यही कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जा रही है? भारत के 8 राज्य से जा रही है भाई, भारत के 8 स्टेट से कर्क रेखा जा रही है। अब ये कर्क रेखा भी एक अक्षांश रेखा है, और आपको मैं एक बात बता दूं कि भारत की जो मुख्य भूमि है वो कहाँ से स्टार्ट हुई? कन्याकुमारी से। लेकिन भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। ये जो इंदिरा पॉइंट की जो स्थिति है, जो अक्षांशीय स्थिति है, वो है 6 डिग्री 4 मिनट। कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड में है इंदिरा पॉइंट। और आपने एक द्वीप का नाम सुना होगा जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। कौन सा द्वीप? तो इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है, ये फैक्ट भी याद रखें, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। एक और फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंदिरा पॉइंट है वो इक्वेटर से, इक्वेटर कहाँ होगी? इंदिरा पॉइंट के ऊपर या नीचे? नीचे होगी, दक्षिण में होगी। तो इक्वेटर से इंदिरा पॉइंट 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर? 876 किलोमीटर की दूरी पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। एक और फैक्ट बता रहा हूं जो बहुत काम का है, कि जो इंदिरा पॉइंट है, इस इंदिरा पॉइंट के 2 नाम और हैं। इसे पिग्मेलियन पॉइंट और दूसरा पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। तो याद रहेगा आपको, इंदिरा पॉइंट को क्या बोला जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है और पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो अगर आपसे पूछ लिया भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट कहा गया, जिसकी स्थिति 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा पर है। क्लियर? ये विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो क्या है? कन्याकुमारी है, जिसकी स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट है। क्लियर हुई? अब मैंने आपको बोला 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भारत के मध्य से होकर के जाती है। अभी हमने देखा भारत के 8 राज्यों से जाती है। उसकी ट्रिक बताई मैंने आपको, कौन सी? राम झा के 6 बंगु मित्र हैं। अभी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या करती है? किसी भी देश को या विश्व को ताप कटिबंध में बांटने का काम करती है। तो जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये भारत को भी 2 कटिबंधों में बांट देती है। सामान्यतः हम भारत को बोलते हैं, भारत में जो जलवायु पाई जाती है, क्लाइमेट पाया जाता है, उसको हम बोल देते हैं भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अब ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्या होती है, तो सामान्यतः समझ लीजिए, विषुवत रेखा से लेकर के कर्क रेखा वाले जो क्षेत्र होते हैं, उसको हम सामान्यतः उष्ण कटिबंध कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? उष्ण कटिबंध कह देते हैं। मैंने कटिबंध के ऊपर अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आपको अगर समझना हो तो वहाँ जाकर के आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने भारत की जो मानसून है, भारतीय जो मानसूनी जो जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है। आप चाहें तो यूट्यूब में जाकर के हमारा ये वीडियो आप देख सकते हैं। क्लियर? चलिए अभी यहाँ पर समझ लेते हैं। तो 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, ये भारत के मध्य से जाती है, और भारत से मध्य से जाने के कारण भारत को 2 जलवायु में ये विभाजित कर देती है। तो कर्क रेखा के नीचे वाले क्षेत्र को हम बोल देते हैं उष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और कर्क रेखा के ऊपर वाले क्षेत्र को हम बोल देते हैं, या कर्क रेखा के ऊपर जो भारत का हिस्सा है उसको हम बोल देते हैं उपोष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल जोन। तो ये ट्रॉपिकल जोन और ये सब ट्रॉपिकल जोन, ये 2 जलवायु प्रदेश में बांट दिया किसने?
कर्क रेखा में। तो क्या ये बात समझ में आई आपको? तो ये तो हमने देख लिया भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब हम देख लेते हैं भारत का देशांतरी विस्तार। तो भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड वे रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर लंबवत खींची जाती हैं, किसी भी देश में लंबवत ऊपर से नीचे खींची होती हैं। तो देख लीजिए ऐसी खींची जाएंगी ये, अरे होंगी। तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, गुजरात का जो गौरमाता या सरक्रीक है, इसकी जो स्थिति है, ये जो देशांतरी स्थिति है इसकी, ये है 68 डिग्री 7 मिनट। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। जबकि जो अरुणाचल प्रदेश है, इसकी जो देशांतरी स्थिति है, ये है 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु है, जिसको हमने किबुथी बोला, उसकी जो स्थिति है वो कितनी है? 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर। क्लियर? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत की देशांतरी स्थिति है या भारत का देशांतरी विस्तार है। क्लियर हुई ये चीज आपको? अब आपको एक बात बता देता हूं। अब देखिए जो 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट, ये जो गैप है, ये आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 32 डिग्री के आसपास ये निकल करके आता है। 30 से 30 डिग्री के आसपास निकल के आता है। और जो 30 डिग्री है, तो 1 डिग्री बराबर होता है 1 मिनट। पृथ्वी जो रोटेट करती है, पृथ्वी को 1 डिग्री रोटेट करने में, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट समय लगता है। तो ये मान के चलिए कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरे भाई सूर्य के सामने पृथ्वी क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है और अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर घूमती भी है ना, रोटेशन करती है। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो कैसे घूमती है? हाँ, पश्चिम से पूर्व, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो जब ये घूमेगी तो क्या होगा? पहले जो है वो पूर्वी हिस्सा उसके सामने आएगा। सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी? पूर्व में पड़ेंगी। तो पहले सूर्योदय कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा, पूर्व में होगा। उसके बाद धीरे 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 ये हिस्सा घूमता हुआ आएगा, बाद में गुजरात आएगा उसके सामने। ठीक है ना? तो पहले सूर्य कहाँ निकला? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बाद में कहाँ? गुजरात में सूर्योदय होगा। तो मैंने बोला कितने डिग्री का डिफरेंस है यहाँ पर? 30 डिग्री का डिफरेंस। तो 30 इंटू 4 कर दीजिए आप, कितना निकल के आ जाएगा? 120 मिनट आ जाएगा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर 120 मिनट। तो कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाएगा, जबकि गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्योदय होगा। ये बात समझ में आई? तो स्थानीय समय में भारत में कितने घंटे का समय अंतराल है? 2 घंटे का समय अंतराल है। इसलिए होता ये कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, लगातार इस बात की डिमांड करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग टाइम जोन बना दिया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग हैं, हमारे यहाँ सूर्योदय जल्दी हो जाता है, लेकिन ऑफिस का टाइम पूरे भारत में 11 से 5 का होता है, और 5 बजे यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, शाम हो जाती है। तो आ गई बात समझ में? तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, इनकी डिमांड है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग टाइम जोन बनाया जाए, क्योंकि स्थानीय समय में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का समय अंतराल अभी हम लोगों ने देखा। क्लियर हुई? लेकिन भारत की एक मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा, इसको हम IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये जो है, यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो पूर्वी देशांतर में है। तो जो IST है या इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है, भारतीय जो मानक समय रेखा है, यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब ये 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर रेखा है, ये इसको भारत का मानक समय माना गया है। मानक समय भारत का इसे क्यों माना गया, इसको समझ लीजिए। इसको आप समझेंगे तो ये जो 68 डिग्री 7 मिनट है, भारत का जो सबसे पश्चिमी जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट, और पूर्वी देशांतरी विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट, दोनों को आप जोड़ दीजिए। आप दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निकल के आ जाएगा। क्योंकि ये जो 82.5 डिग्री है पूर्वी देशांतर, इसी को हमने क्या मान लिया? भारत का मानक समय माना है। तो भारत में कितना टाइम जोन है? भारत में एक ही टाइम जोन है,
विश्व में जितने भी देश जिनका देशांतरी विस्तार ज़्यादा होता है वहाँ आपको उतने ज़्यादा टाइम जोन देखने को मिलेंगे। जैसे आपने रूस की स्थिति देखी होगी, देखिए मैप में रूस की स्थिति, तो रूस जो है बहुत, उसका जो देशांतरी विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो रूस के एक हिस्से में दिन निकलता है तो एक में रात होती है और एक में बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। आ गई बात समझ में? तो वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए रूस को 11 टाइम जोन में बांटा हुआ है। विश्व में टोटल 24 टाइम जोन होते हैं। कितने टाइम जोन होते हैं? 24, जिसमें से रूस के पास कितना टाइम जोन है? 11 टाइम जोन है। वैसे ही आपने सुना होगा कनाडा, अमेरिका, कनाडा के पास 6 टाइम जोन है, अमेरिका के पास 5 टाइम जोन है। ऐसे विश्व में बहुत सारे देश हैं जिनके पास ज़्यादा टाइम जोन है, इसलिए भारत में जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उसके लिए भी एक अलग टाइम जोन बनाने की बात चल रही है। हालांकि अभी भारत में केवल एक ही टाइम जोन है। क्लियर हुई ये चीज़? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय क्यों माना? ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? चलिए, अब ये जो भारत का जो मानक समय है, जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है, या जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, प्रश्न पूछा जाता है कितने राज्यों से होकर के जाती है, तो याद रखना ये भारत के 5 राज्यों से होकर के जाती है। कितने राज्यों से जाती है? भारत के 5 राज्यों से जाती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं उसके लिए भी एक ट्रिक आप याद रखिए, ट्रिक से आप चीज़ों को याद रखें। इसकी ट्रिक है, नैनी के उत्तर मध्य 36 अंधी उड़ी। याद रहेगा, नैनी के उत्तर मध्य 36 अंधी उड़ी। नैनी मतलब नैनीताल, इलाहाबाद के पास एक जगह है जिसका नाम है नैनीताल, तो इलाहाबाद के पास से होकर के जाती है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ भारत के मैप में। तो नैनी के उत्तर मध्य 36 अंधी उड़ी, तो देख लीजिए भाई, ये इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास नैनी है, ये है इलाहाबाद, ठीक है, यहाँ से होकर के जाती है। ये भारत की मानक समय रेखा। तो देखो सबसे पहले इलाहाबाद, तो कहाँ? उत्तर प्रदेश। नैनी के उत्तर मध्य 36 अंधी उड़ी, उत्तर, तो उत्तर से क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। मध्य से हो गया हमारा मध्य प्रदेश, 36 से हो गया छत्तीसगढ़, अंधी से हो गया आंध्र प्रदेश, और उड़ी से हो गया उड़ीसा। हालांकि उड़ीसा पहले आएगा फिर आंध्र प्रदेश आएगा। क्लियर? तो ये भारत के 5 स्टेट हैं जिससे होकर के भारतीय मानक समय रेखा जाती है। क्या क्लियर हुई ये चीज़ आपको? बोलो भाई। ठीक है, तो इसे हटा देते हैं हम, आ जाइए। क्लियर है ये चीज़ आपको? तो ये देख लिया हमने भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार, जिसमें हमने भारत की कर्क रेखा को भी समझने का प्रयास किया, जिसमें हमने भारत की मानक समय रेखा को भी समझने का प्रयास किया। अब ये जो भारत की मानक समय रेखा है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर के जा रही है, आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से या जीएमटी से ये कितनी दूरी पर स्थित है, या कितनी दूरी पर स्थित है, या ये कितने समय पहले यहाँ पर सूर्योदय होगा। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो फिर वही बात, तो वो कहाँ से होकर के जाती है? अंतर्राष्ट्रीय जो समय रेखा है वो ब्रिटेन से होकर के जाती है। ब्रिटेन में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच, तो इसलिए उसको ग्रीनविच लाइन या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है वो ग्रीनविच से होकर के जाएगी, जिसको हम 0 डिग्री देशांतर बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। तो जो 0 डिग्री देशांतर और भारत की जो मानक समय रेखा है वो कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो फिर 1 डिग्री बराबर पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय। तो 82.5 डिग्री इंटू 4 कर दीजिए आप, तो ये निकल के आ जाएगा कितना? 330 निकल के आ जाएगा, 330। अरे कैलकुलेट कर लो भाई। तो 82.5 डिग्री इंटू 4 तो कितना जाएगा? 330। क्या आएगा? मिनट, मिनट आएगा। मिनट को घंटों में कन्वर्ट कर लो, 5.5 घंटे आ जाएंगे। तो भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, वो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से 5.5 घंटे आगे होगा, पहले होगा, क्योंकि भारत जो है वो पूर्व में है, ब्रिटेन जो है भारत के पश्चिम में है। अरे पश्चिम में है ना, तभी तो ब्रिटेन ने भारत में राज करने के लिए जो कंपनी स्थापित की उसको नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ब्रिटेन से हम ईस्ट में थे, इसलिए उन्होंने बोला हमको क्या, हमारे राज करने, व्यापार करने के लिए जो कंपनी आई उसको नाम दिया उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर हुई ये चीज? तो ब्रिटेन भारत के पश्चिम में है और हम पूर्व में हैं, तो पहले सूर्योदय कहाँ होगा? भारत में होगा।
तो पहले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सूर्योदय होगा, उसके 5.5 घंटे बाद कहाँ होगा? ग्रीनविच लाइन में होगा या ब्रिटेन में होगा। आ गई बात समझ में? तो हमारा जो समय है वो ग्रीनविच लाइन से या ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे होगा, पहले होगा। क्लियर है? चलिए, मुझे लगता है आपको अक्षांश और देशांतरी विस्तार बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ और बस ये बता कर के फिर मैं इस लेक्चर को यहाँ पर कंप्लीट करूँगा। वो ये कि अभी मैंने आपको भारत के राज्य और केंद्रशासित क्षेत्र बताए थे। तो भारत के कुछ राज्य ऐसे थे या कुछ केंद्रशासित क्षेत्र ऐसे थे, फाइनली हमें आज़ादी तो 1947 में मिल गई, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो आज़ाद नहीं हो पाए, और इन्हें जो आज़ादी मिली वो हमारी आज़ादी के बाद मिली, जिसमें आपने नाम सुना होगा पुडुचेरी का। खासकर ये जो पुडुचेरी थी, पुडुचेरी पर फ्रांसीसियों का कब्जा था, तो पुडुचेरी को हमने, पुडुचेरी जिसका पुराना नाम पांडिचेरी, जिसको हमने फ्रांसीसियों से 1954 में आज़ाद करवाया। तो याद रहेगा आपको, 1954 में पुडुचेरी फ्रांसीसियों से हमने लिया या उससे आज़ाद करवाया। 1954 में ही हमने दादर नागर हवेली को भी आज़ाद कराया, लेकिन पुर्तगालियों से। दादर नागर हवेली को हमने पुर्तगालियों से 1954 में आज़ाद कराया, और 1961 में हमने दमन द्वीप को फ्रांसीसियों से आज़ाद कराया। तो ये याद रखें, दमन द्वीप 1961 फ्रांसीसी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ से आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो था गोवा। क्लियर? ये जो गोवा था, गोवा को हमने आज़ाद कराया 1961 में। पुर्तगालियों का कब्जा था गोवा में। गोवा में भी दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, ये तीनों ही क्षेत्र में पुर्तगालियों का कब्जा था। लेकिन मैंने आपको बताया दादर नागर हवेली 1954 में हमने आज़ाद करा लिया था। दमन द्वीप और गोवा को हमने 1961 में आज़ाद कराया। तो गोवा को 1961 में आज़ाद कैसे कराया, तो सुन लीजिए, इसकी भी कहानी है। वो ये कि जो पुर्तगाली थे वो गोवा को आज़ाद करने के लिए तैयार नहीं थे। हमने पहले पुर्तगाल को बोला, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ गोवा को छोड़ने के लिए। तो हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर के एक अभियान चलाया। उस अभियान को नाम दिया गया विजय अभियान। तो याद रखें आप, विजय अभियान के माध्यम से हमारी सेना ने पहले बमबारी की, और ये बात है लगभग 8-9 दिसंबर 1961 की, और फाइनली 17 दिसंबर 1961 को गोवा को हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर के आज़ाद कराया। तो गोवा पुर्तगाली से हमने छीना, पुर्तगाल सरकार से हमने छीना 1961 में, 1961 में। क्लियर? तो याद रहेगा आपको। तो गोवा को आज़ाद कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया भारत सरकार ने? विजय अभियान। तो विजय अभियान के माध्यम से गोवा भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। बाद में गोवा को हमने एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में एक दर्जा दिया, बाद में गोवा को हमने एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया, और फाइनली 1987 में 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब इसमें पढ़ने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो चीज़ें हैं उनको मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा। फिर हम बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश, भारत का फिजिकल डिवीज़न, और उसमें हम देखेंगे भारत में हिमालय और हिमालय की सारी श्रेणियाँ, उत्तर के विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत में जितने पठार हैं, भारत में जितनी टोपोग्राफी हैं, जितने पर्वत पठार मैदान हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। ज़रूर देखें आप उस वीडियो को, बहुत फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं फिर हम किसी और वीडियो के साथ।